इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिस व्यक्ति के पास छोटी मोटी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से वह खुद मुसीबत पड़ जाते हैं और एक मुसीबत की वजह से उनका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक युवती होती है, बस अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी वजह से उसके परिवार वाले उसके खुद खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन जो कर्म करते हैं उस कर्म से एक व्यक्ति बड़े बेरहम तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है तो इसे सुनने के बाद लोग के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और साथ में अपना नाम और अपना स्थान एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल हम ज़रूर ले सके वीडियो में। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी का टीकमगढ़ जिला पड़ता है, और ठीक उसी में एक बमहोरी कला थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 16 जनवरी का। एकदम कड़ाके का ठंड होता है, तो सुबह का वही 7 बजे के आसपास टाइम होता है। तो बमहोरी कला जो रोड पड़ता है उसी का ठीक जाता रायक रोड पड़ता है। उसी रोड से कुछ व्यक्ति गुजर रहे होते हैं, और तभी कुछ दूर चलते चलते जैसे ही बामना अब तिगेला रोड के करीब पहुँचते देखते साइड में एक झाड़ी है। अब उसी झाड़ी में एक बोरी पड़ी होती है। अब वह जो अनजान व्यक्ति होते हैं, वह अनजान व्यक्ति उस बोरी की तरफ काफ़ी ध्यान से देखते हैं, तो देखते हैं जो मक्खियाँ हैं काफ़ी सारी वह उस बोरी की चक्कर लगा रही है। उन व्यक्तियों के मन में आशंकाएं जन्म ले लेती है कि बस करो इस बोरी में कुछ ना कुछ अज्ञात चीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से उसी समय इसकी जो सूचना होता है अब बमहोरी कला पुलिस थाने में दे देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी अब वीरेंद्र सिंह पवार अब जैसी खबर पाते हैं तो उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं, और दल बल टीम लेने के बाद ठीक है बमना तिगेला पहुँच जाते हैं। तो देखते हैं कि मौके पर वहाँ ग्रामीणों का जमावड़ा लग चुका होता है। भले कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन इस तरह की हृदय विदारक के बारे में जानकारी पाने के बाद लोग वहाँ इकट्ठा होना स्वाभाविक बना लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस की टीम पहुँचती है, अपने कुछ सिपाहियों की मदद से उस बोरी को बाहर निकलवाती है, और जैसे खोलती तो धन्य से उसी में से एक व्यक्ति का डेड बॉडी काफ़ी कैद अवस्था में बाहर आ जाती है। पुलिस की टीम उस डेड बॉडी का जब निरीक्षण करती है, पता चलता है तो उस व्यक्ति का जो उम्र होता है लगभग यही अब 22 से 23 साल के बीच ही दिख रहा होता है, और सर और आँख और साथ में सीने पर कई जगह गहरे चोट के निशान होते हैं। पुलिस की टीम एक ही नज़र में जब देखती समझ जाती कि बस करो इस व्यक्ति के साथ बड़े बेदर्दी से पेश आया गया है। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करती है, और जब निरीक्षण करती है पुलिस की टीम पहले ही अंदाजे में लगा बैठती है कि बस करो इस व्यक्ति की मौत इस जगह तो नहीं हुई है, बल्कि इसकी मौत कहीं और बड़े बेरहमी तरीके से की गई है, और करने के बाद बॉडी लाकर यही डंप किसी वाहन से किया गया है, क्योंकि पास ज़मीन होता है जो मिट्टी होती है वह कुछ धसी होती है, जिस पे 4 चक्के के निशान साफ दिख रहे होते हैं। पुलिस की टीम अंदाजा हो जाता है 4 चक्के वाहन से लाकर इस बोरी को डंप यही किया गया है। पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर डंप करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, आखिर यह अनजान व्यक्ति कौन है, जिसके बाद पुलिस की टीम वहीं घटनास्थल पर मौके पर जो भीड़ होते हैं उनके ऊपर निगाह मारती है, और उनसे कुछ सवाल जवाब करती है, पूछताछ करती है कि आखिर यह व्यक्ति है कहाँ का, क्या किसी ने इस व्यक्ति को अपने गांव में किसी के यहाँ आते जाते देखा है। तो वहाँ पर जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं उसी समय वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अब वीरेंद्र सिंह पवार को मना कर जाते हैं कि साहब हमने आज तक इस अनजान व्यक्ति को अपने गाँव के बाहर किसी दुकान पर देखा है। लेकिन जैसे चंद मिनट बीता तो उसी वक्त वहाँ पर उसकी टीम भी पहुँच जाती है, और कुछ बड़े अधिकारी भी पहुंच जाते हैं, और फॉरेंसिक टीम जैसे ही डेड बॉडी के करीब जाती है अपने हिसाब से अब जांच पड़ताल करती है।
करने के बाद पुलिस के सामने यही निकल के आ जाता है कि आखिर में इस व्यक्ति की जो मौत हुई है अब लगभग 30 से 32 घंटे पहले हुई है। पुलिस की टीम को अंदाज़ा हो जाता है कि आखिर यह जो व्यक्ति है इसकी मौत लगभग यही 14 जनवरी की रात के आसपास ही हुआ होगा। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए वहाँ पर जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं सबसे उस व्यक्ति की शिनाख्त करवाती है। लेकिन हाँ, कोई भी व्यक्ति जो होता है उस अज्ञात डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही चंद घंटे बीतते हैं तो उसी वक्त 3 व्यक्ति पहुँचते हैं। पहुंचने के बाद उसी में से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और निकलने के बाद थाना प्रभारी अब वीरेंद्र सिंह पवार के आंखों के सामने खड़ा होकर उनसे कुछ कहना चाह रहा था। तो वीरेंद्र सिंह पवार जो होते हैं उस व्यक्ति का उसी समय और नाम और पता पूछते हैं। वह जो व्यक्ति होता है उसी समय अपना नाम किशोरी लाल बताता है, जो ठीक वहाँ से कुछ दूर पर पचौरा गाँव पड़ता है। लेकिन किशोरी लाल के ही बगल खड़े होते हैं नारायण सिंह, किशोरी लाल का अपना बेटा होता है। उसी के बगल वहाँ उसी गांव के जागीरदार होते हैं राजेंद्र सिंह राठौर। लेकिन किशोरी लाल की नज़र जैसे ही उस अज्ञात डेड बॉडी पर पहुँचने के बाद किशोरी लाल तो वहीं बड़ी तेज़ से दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कहने लग जाते हैं कि साहब यह तो हमारा अपना बेटा अब जय कुमार है, जो ठीक है आज से 2 दिन पहले रात के टाइम बिना बताए अब घर से निकला हुआ था। लेकिन साहब हमने उसकी तलाशी करने के लिए काफ़ी जगह छानबीन की, उसका आता पता नहीं चल रहा। लेकिन आज जब हम थक हार गए तो साहब अपने गांव के जमींदार साहब के साथ मिलकर आपके ही थाने में मौके पर गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंच रहे थे। तभी उसी वक्त हमें अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सूचना मिलता है कि ठीक बामना तिगला के पास एक झाड़ी है, उसी झाड़ी में एक बोरी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली हुई है। लेकिन जैसे इस तरह का खबर पाते तो यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन थाना प्रभारी अब वीरेंद्र कुमार पवार जो होते हैं किशोरी लाल से वही पूछने लग जाते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके बेटे के साथ किसी की क्या दुश्मनी थी या किसी के साथ लेना देना था। यह बात जब किशोरी लाल सुनते हैं कहने लग जाते कि हमारा साहब जो अपना बेटा होता है साहब हमारे बगल में ही खड़े हुए हैं, हमारे गाँव के जागीरदार राजेंद्र सिंह राठौर साहब, हमारा बेटा इन्हीं के यहाँ ठीक कुछ महीने पहले ही एक ट्रैक्टर चलाने का काम किया करता था। लेकिन साहब हमारा जो बेटा है वहाँ खुद काम छोड़ देता है, लेकिन मौके पर अब जाकर ट्रक ड्राइविंग का काम करता है। इसके अलावा साहब हमें हमारे बेटे के बारे में कुछ नहीं पता है कि हमारे बेटे के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। वहाँ पर खड़े जो अनजान व्यक्ति होते हैं वह उसी समय थाना प्रभारी अब वीरेंद्र सिंह पवार से कहने लग जाते हैं कि साहब जी इस केस को सुलझाने में आप जितने भी शासन चाहे वह शासन लोगों पर डाल सकते हैं। थाना प्रभारी अब वीरेंद्र सिंह पवार जो होते हैं बगल में खड़े अब इधर जागीरदार राजेंद्र सिंह राठौर की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। सुनने के बाद में जाने माने व्यक्ति होने के नाते उनके बात को भी अपने अंदर समा लेते हैं। उनके बात पे कार्रवाई करने के लिए उसी समय अब लग भी जाते हैं और उसी समय उस बॉडी का वहीं पंचनामा भरवाते हैं उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल है उसी में अब मोर्चरी हाउस भिजवा देते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले घटनास्थल का दोबारा जाँच पड़ताल करती है और अपने थाने लौट आती है। अब थाने लौट आने के बाद शाम का टाइम हो जाता है तो उसी वक्त होता है अब जय कुमार के बॉडी का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है, जिसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि शरीर पर चोट की वजह से जय कुमार की बेरहम तरीके से मौत हो गई है। अब पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर वह हत्यारा कौन हो सकता है जो इतनी बेरहमी के साथ जय कुमार के साथ पेश आया होगा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक टीम गठित कर लेती है। और जब पुलिस की टीम गठित करती है तो सबसे पहले जय कुमार का मोबाइल नंबर लेने के लिए किसी हितकारियों से मिलती है, उसका मोबाइल नंबर मिल जाता है, उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है। और जब निकाला जाता है तो उसमें काफ़ी अनजान नंबर दिखाई देते हैं। आखिर पुलिस के सामने बड़ी उलझन वाले सवाल आ जाते हैं कि आखिर वह लास्ट कॉल किसके पास गया होगा। इसीलिए पुलिस की टीम जब उन लास्ट कॉलों के बारे में जानकारी लेती तो पता चलता है उस लास्ट कॉल के बारे में यही निकल के सामने आ जाता है कि आखिर जो होता है जय कुमार का घटना के दिन लगभग 2 अनजान नंबर पर बात हुए थे। लेकिन दोनों अनजान नंबर जो होते हैं अब 14 जनवरी के सुबह के टाइम अचानक एकदम बंद सा हो जाते हैं। अब पुलिस के मन में आशंका जन्म लेती बस करो वही दोनों अनजान नंबर वाले कातिल हो सकते। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त मुखबिर को लगा देती है और मुखबिर लग जाते हैं। इसीलिए मुखबिर जब लगते हैं तो मुखबिर अपने हिसाब से जाँच पड़ताल करने के लिए अब गाँव में पहुँच जाते हैं।
और गांव में जाते हैं तो वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं। उन्हीं द्वारा यही निकल के आ जाता है कि जय कुमार जो होता है एक सीधा साधा लड़का नहीं था, बल्कि बड़ा ही रंगीला था। उसका काफ़ी युवतियों के साथ करीबी रिश्ते थे, लेकिन इन रिश्ते में कौन लड़की उसके लिए भारी पड़ गई इसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन उन्हीं मुखबिरों के द्वारा पता चलता है कि ठीक जो होता है एक लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, जो ठीक इधर जय कुमार के साथ काफ़ी करीबी रिश्ते में पनपी हुई थी, जिसकी वजह से इधर जो होता है जय कुमार अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे अब जी रहा होता है। अब थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार यहाँ जानना चाहते थे कि आखिर पूरा मामला क्या हो सकता है। इसीलिए थाना प्रभारी और वीरेंद्र पवार जो होते हैं उसी वक्त इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए लग जाते हैं। तभी पुलिस के मन में काफ़ी आशंकाएं होने लग जाते हैं कि आखिर जो होता है जिस वक्त घटना हुआ था उसी वक्त किशोरी लाल के साथ उनके ही गांव के रहने वाले एक जागीरदार होते हैं। अब राजेंद्र सिंह राठौर उनके साथ होते हैं, लेकिन उनकी जो निगाह होती है हर बार इधर उधर क्यों दौड़ रही होती है। उनके मन में कुछ आशंकाएँ थी। वह कई बार थाने के चक्कर भी लगा चुके हैं इन्हीं 24 घंटे के अंदर। हमें यकीन हो रहा है कहीं ना कहीं राजेंद्र के मन में कुछ ना कुछ सच्चाई छुपी बैठी है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है जानना चाहती है कि आखिर जो होता है अब राजेंद्र सिंह राठौर और इधर किशोरी लाल के बीच क्या रिश्ता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है मुखबिरों को अलर्ट मार देती है और मुखबिर लग जाते हैं। अब इधर सबसे पहले जय कुमार और राजेंद्र सिंह राठौर के बीच के रिश्ते की जानकारी लेने के लिए और मुखबिर बड़ी मेहनत करते हैं। उन्हीं मेहनत के द्वारा वहाँ थाना प्रभारी अब इधर वीरेंद्र सिंह पवार के सामने बड़ी गहरी वाली सच्चाई निकल के आ जाती है। तो पता चलता है कि राजेंद्र सिंह राठौर का ही एक अपना बेटा है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र का जो होता है इधर जय कुमार के साथ काफ़ी बार झगड़े तकरार हुए हैं। कारण यही था कि इधर धर्मेंद्र का एक अपनी बहन है, खूबसूरत है संध्या, जिसका काल्पनिक नाम है। और संध्या के साथ जो होता है कई बार इधर जय कुमार के करीबी रिश्ते के बारे में जानकारी कैसे न तैसे कर धर्मेंद्र को लगी थी, जिसकी वजह से अपने घर से निकाला दिलवा दिया था। और पुलिस के सामने जैसे इस तरह की बात आती है पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, यह प्रेम रिश्ते की बात हो सकती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सबसे पहले तौर तरीके से जाती है और जाने के बाद जो होता है दोबारा घटनास्थल का अब निरीक्षण करती है। और उसी वक्त घटनास्थल का ही मौके पर मौजूद जितने लोकेशन दिखाएंगे उनकी पुलिस की टीम जो होती है रिपोर्ट मांगती है। तो पुलिस के सामने जो होता है सर्विलांस की मदद से यही निकल के आ जाता है। घटना के वक्त जो होता है वहाँ लगभग 3 मोबाइल एक्टिवेट होते हैं। सबसे पहला मोबाइल जय कुमार का और दूसरा मोबाइल जो होता है राजेंद्र सिंह राठौर का, और साथ में राजेंद्र का ही एक अपना भाई होता है और साथ में राजेंद्र का ही अपना बेटा धर्मेंद्र होता है। और पुलिस के सामने जैसे इस तरह के लोकेशन निकल के आ जाते पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या हो सकता है। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है ठीक है बिना टाइम गंवाए एक टीम को लेती है और लेने के बाद जो होता है पचौरा गांव में पहुंचती है और वहीं से सबसे पहले संध्या को अपने कस्टडी में लेती है और साथ में उसके अपने भाई धर्मेंद्र को भी और साथ में उसके जो अपने पिता होते हैं अब राजेंद्र सिंह राठौर को भी। पुलिस की टीम तीनों को लेकर थाने में पहुंचती है और लेकिन जैसे ही पूछताछ करती है तो पूछताछ करते ही राजेंद्र का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उजड़ सा जाता है। 3-4 बार राजेंद्र और संध्या इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जैसे पुलिस उनके सामने वही सर्विलांस की रिपोर्ट और साथ में CDR डिटेल निकाल के रखती है संध्या के सामने, तो संध्या का जो चेहरा होता है पूरी तरह से भीगी बिल्ली बन जाता है। और बिना किसी शक्ति दबाव के तीनों के तीनों जो होते हैं जय कुमार की हत्या का राज अब खोल देते हैं। लेकिन उसमें खुद राजेंद्र का ही एक अपना छोटा भाई होता है जो मौके पर सुपुर्द चल रहा होता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से बिना टाइम गंवाए अब राजेंद्र के छोटे भाई की तलाशी करने के लिए निकल जाती है। लेकिन चंद घंटों के अंदर जो होता है मुखबिरों के द्वारा पता चलता है बामना जो तिगेला इलाका पड़ता है उसी इलाके के इर्द गिर्द जो होता है राजेंद्र का अपना जो छोटा भाई होता है गजेंद्र सिंह ठाकुर। मुखबिरों द्वारा जब पता था पुलिस की टीम जाती है वहीं से उसको कस्टडी में लेते है और लेने के बाद थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने मिलकर जो तीनों के तीनों सच्चाई रखते हैं इसे सुनने के बाद पुलिस का कलेजा तक हिल जाता है। असल में पचौरा जो गांव पड़ता है उसी गांव के रहने वाले होते हैं किशोरी लाल अहिरावर। उन्हीं का अपना बेटा होता है दूसरे नंबर का अब जय कुमार। लेकिन जय कुमार जैसे ही मौके पर कॉलेज में पढ़ाई पूरी कर लेता है, पूरी करने के बाद जो होता है अपने पिता के साथ अब घर गृहस्थी में उलझ जाता है। लेकिन जब घर गृहस्थी में उलझ जाता है तो वह उस समय अपना मौका
निकालना उसके लिए स्वाभाविक बन जाता। निकालने की वजह से अपने हिसाब से धीरे धीरे रंगगिरी दिखाना शुरू कर, जिसकी वजह से उसके अंडर में काफ़ी सारी युवती आ जाती, अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से जीने लग जाता है। तो इधर किशोरी लाल उसकी ज़िंदगी को देखकर परेशान हो जाते हैं और इधर जय कुमार के ऊपर दबाव मारना शुरू कर देते हैं कि बेटा, ऐसे तो अपने घर का खर्चा बर्चा चलने वाला नहीं है, तुम्हें भी किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर कुछ मुसीबत टूटने वाली है। इसीलिए हम चाहते हैं कैसे रहते तो ऐसे तुम कर अब नौकरी की तलाशी करो। यह बात जय कुमार सुनने के बाद काफ़ी दिन बाद होता है, अपने दोस्तों की मदद लेता है और जब मदद लेता है नौकरी की तलाशी में लग जाता है। और जब लगता है ठीक होता है, उसके हिसाब से उसके एक दोस्त के द्वारा उसको पता चलता है कि ठीक है, इसी गाँव के जाने माने रईस किसान जागीरदार राजेंद्र सिंह ठाकुर हैं। उनके यहाँ मौके पर कई ट्रैक्टर पड़े हैं। एक ट्रैक्टर जो होता है उसको चलाने के लिए उनको नौकर की आवश्यकता है। अब इस तरह की जानकारी जय कुमार जब पाता है तो ट्रैक्टर चलाने के लिए उनके यहाँ चला जाता है। अब थोड़े दिन बाद जो होता है, ट्रैक्टर चलाने की जो कला होती है वह कला राजेंद्र जब देखते हैं तो उनके मन को इधर खुद जय कुमार भा जाता है। भाने की वजह से उसको अपने घर में काफ़ी मान सम्मान के साथ अब रखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़े दिन बाद जो होता है उनके घर में जाकर अब खुद जय कुमार राज करना शुरू कर देता है। लेकिन इधर जो होता है राजेंद्र कुमार ठाकुर का अपने गांव में काफ़ी रुतबा होता है, क्योंकि उनका जो अपना छोटा भाई होता है गजेंद्र और उनका बेटा होता धामेंद्र, दोनों मिलकर गांव में इस तरह अपना रुतबा जमाए हुए थे, जिसकी वजह से उनके घर में किसी की नज़र अगर पड़े तो उसके लिए मुसीबत पड़ सकता था। लेकिन इधर जो था जय कुमार अब घर का एक हितकारी होने के नाते घर में काफ़ी आना जाना हो जाता। आने जाने की वजह से उस घर में राजेंद्र सिंह राठौर की एक अपनी बेटी होती है, खूबसूरत होती है, जिसकी उम्र लगभग अब 15 साल के आसपास होता है। लेकिन देखने में इतनी चंचल होती है कि वह बोलने की जो सिलसिला होता है उसका आए दिन चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच जय कुमार की जो नज़र होता है, जिसकी उम्र लगभग उस समय 18 साल के ऊपर ही होता है, और जैसे ही जय कुमार की नज़र अब संध्या के ऊपर पहुंचता है, पहुंचने के बाद उसकी खूबसूरती देखकर इस तरह दीवाना सा हो जाता है कि उसी दिन से अपने आप को ठान लेता है कि अब संध्या को पाने के लिए हमें अगर किसी भी हद तक गुजरना पड़े से अब तैयार खड़े हैं। यही बात सोच साझ कर अब इधर जय कुमार जो होता है उसी दिन से अब संध्या के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे मौका पाता है तो संध्या से मुलाकात करने के लिए उससे 3 बात बोल देता है, और पहली लफ्ज़ में यही बोलता है कि छोटी ठाकुराइन। लेकिन जैसे इस तरह की जुबान से बात सुनती है संध्या, सुनने के बाद उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि इस तरह की शब्द सुनकर वह नहीं सोच पाती कि आखिर हमें कोई इस घर में छोटी ठाकुराइन बोल सकता है। लेकिन यह बात सुनने के लिए हर बार संध्या जो होती है अब इर्द गिर्द खुद जो होता है जय कुमार के चक्कर मारना शुरू कर देती है। लेकिन जब भी जय कुमार मुलाकात करता संध्या से तो छोटी ठाकुराइन जरूर कर देता, और यही बात सुनकर उनके मन में एकदम भावना दूसरी जाग जाती है। लेकिन इधर जो होता है अब पूरी तरह से जय कुमार खेल खा लेता कि आखिर इस घर में संध्या को अपने कब्जे में कैसे रखा जाए, क्योंकि पूरे घर की एक एक जानकारी रखता है, जिसकी वजह से जब भी मौका मिलता है तो संध्या से मीठी मीठी बातें करता, और इस तरह की बातें करता कि संध्या को बड़ा अच्छा लगने लग जाता है कि चलो इस घर में पाबंदी के बावजूद भी हमारा सहारा देने के लिए कोई ना कोई खड़ा तो हुआ, जिसकी वजह से संध्या अब इधर खुद जय कुमार के इर्द गिर्द मंडराने के लिए भरपूर कोशिश देना शुरू कर देती। वह अभी मौके की तलाश में पहुंच जाती है कि आखिर कब मौका मिलेगा अपने दिल का इजहार हम जाकर खुद होता है अब इधर जय कुमार के सामने कर सके। लेकिन जय कुमार जानता था कि आखिर जो होता है अपने बस में करने के लिए हमें इनके सामने कौन सा जाल फेंकना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक दिन खुद मौका देखता है। देखने के बाद होता है इस घर में कोई नहीं है, वह तो घुसता है यही समझकर, लेकिन अंदर जब जाता तो पता चलता संध्या की अपनी जो माँ है साइड है, उसी साइड में मौके पर कुछ काम कर रही होती है। लेकिन संध्या उसकी नज़र को जब देखती है समझ जाती है कि जय कुमार आज हमसे चाहता क्या है। उसी वक्त कैसे न तैसे बहाना मारकर संध्या बरामदे में चली जाती है, लेकिन वहीं जय कुमार भी जाता है और वहीं छोटी ठाकुराइन कहकर बात करना शुरू करने लग जाता है कि छोटी ठाकुराइन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। लेकिन संध्या के मन में यही बात आ जाती है कि बस करो, आज हमारे सामने जय कुमार पूरी तरह से दिल खोलकर अपने प्यार का इजहार करेगा। लेकिन संध्या नहीं चाहती थी कि पहले प्यार का इजहार हमारी तरफ से हो। लेकिन उसी वक्त जय कुमार कह देता है कि इंपॉर्टेंट बात आपसे वह कहना, अगर आप सुनेंगे तो हो सकता आपके अंदर मलचन बैठ जाए। 3-4 बार यही कहता है, जिसके बाद संध्या बेकरार उड़ती है। लेकिन वह जानता था
कि कोई भी बात कहने से पहले अगर उसमें थोड़ी बहुत छूट दिया जाए और कह दिया जाए हमें डर लग रहा है, तो समझ जाता है कि आगे होने वाला क्या है, जिसकी वजह से जय कुमार बात को वहीं तोड़ देता है, कहने लग जाता है कि मैडम जी हमें डर लग रहा है, और वहीं से मुंह मोड़ लेता है। लेकिन संध्या अब बेकरार हो जाती है, वह बात सुनने के लिए पूरी बात, जिसकी वजह से उसके मन में काफ़ी आशंकाएँ होती हैं। वह सोच बैठती है कि आखिर वह टाइम क्यों लगा रहा है प्यार का इजहार करने में। लेकिन दूसरे दिन का वक्त हो जाता है। दूसरे दिन का वक्त होने के बाद संध्या खुद उससे उस सवाल का जवाब जानने के लिए इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है। संध्या को मौका दे जाता है और जय कुमार के करीब पहुंच जाती है, कहने लग जाती है कि हमें तुम्हारी पूरी बात सुनना है। लेकिन जब यह बात जय कुमार सुनने लग जाता है, समझ जाता है कि बस करो, आज पूरी तरह से लग रहा है काबू होने वाला है। उसी वक्त जय कुमार संध्या के सामने प्यार का इजहार कर लेता है, और इधर जैसी बात सुनती संध्या उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती। आने के बाद होता है दोनों वहीं प्यार भरी बातें करते हैं। उसी दिन संध्या कह देती है कि ठीक है, कल घर में कोई नहीं रहेगा, मौका तुम्हारे पास अच्छा है। अब यह बात सुनकर जय कुमार समझ जाता कल करना क्या है। लेकिन जैसे दूसरे दिन का वक्त होता है, दोपहर का वक्त होता है, उसी दिन ट्रैक्टर चलाकर खेत से लौटता है, और लौटने के बाद पता चलता है घर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं। घर के अंदर जाता है और इधर अंदर जाकर पहले से बैठी होती है संध्या, और देखकर खुश हो जाती, फिर रिश्ते को अंजाम अपने घर में दे देती है। और रिश्ते का जो सिलसिला होता है चोरी छुपे अब जय कुमार और संध्या का चलने लग जाता है, क्योंकि संध्या को पता होता है घर में काफ़ी कड़ा पहरा लगा हुआ है। लेकिन यह बात खुद जाकर जय कुमार सहयोग देता है, तो खुद कह देती है कि अब तुम्हारे पास अच्छा जो मौका है वह रात को है, क्योंकि हमारा घर पता है कि काफ़ी बड़ा है, इस घर में किसी का कोई पहरा नहीं होता है। वह समझ जाता है जय कुमार अब हमें रात का न्योता मिल चुका है। अब रात का जब टाइम होता, रात के टाइम में संध्या के कमरे में जाता, फिर रिश्ते को अंजाम खुद संध्या मिलकर दिया करती थी। अब यह सिलसिला लगभग कई महीनों तक चलता है, और जब चलने लग जाता है इसी बीच जो होता है धर्मेंद्र की नज़र अपनी बहन के ऊपर पड़ता है। उसके चाल और स्वभाव को देखकर समझ जाता है कि आखिर हमारी बहन और नौकर इधर खुद जय कुमार के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, जिसकी वजह से वह सच्चाई जानने के लिए पीछे पड़ जाता है। लेकिन एक दिन ऐसी अवस्था में दोनों को हंसते खेलते देख लेता है। देखने की वजह से उसका जो पारा होता है 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, और उसी वक्त जय कुमार से झड़े तारा करता है और वहीं उसे नौकरी का निकाला लगवा लेता है। और इधर नौकरी छोड़कर वहाँ से जय कुमार तो चला जाता है, और जाने के बाद अपने घर बैठता है। लेकिन दूसरी तरफ संध्या जो होती है पूरी तरह से इधर खुद जय कुमार के प्यार में इस तरह पागल हो जाती है कि पाने के लिए रात दिन उसी की दीवानगी में खोई रहती थी। लेकिन जैसे हफ्ते दर बीतते हैं, बीतने के बाद जो था संध्या मुलाकात करने के लिए कैसे न तैसे बहाना जय कुमार से ढूंढ लेती है, और बहाना मिल जाता है। मिलने के बाद अपने घर में दोबारा चोरी छुपे रिश्ते को अंजाम देना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच जय कुमार के परिवार वाले परेशान हो जाते होने की वजह जय कुमार जो था मौके पर ट्रक ड्राइवर का काम कर लेता है। लेकिन इधर वह खुद संध्या के प्यार में इस तरह पागल हो जाता है कि दूर करने के लिए मौके पर शराब का सेवन करना शुरू कर देता है, और चोरी छुपे जो होता है दोनों का मिलना जुलना जारी रहता है। और तभी ठीक है, अब 14 जनवरी साल 2020 का टाइम होता है, तो उसी वक्त धर्मेंद्र के लिए मौके पर कुछ उसके अपने रिश्तेदार जो होता है अब लड़की अपनी दिखवाने के लिए आए हुए थे, जिसकी वजह से शादी का जो माहौल होता है उस घर में बनने के लिए अब तैयार हो जाता है। इधर धर्मेंद्र की रिश्ते की हामी भर ली जाती है, और धर्मेंद्र जो होता है अपने कुछ हितकारियों को बुलाकर अब घर में पार्टी रखता है। लेकिन जो पार्टी होता है अपने घर से कुछ दूर एक खेत पड़ता है, उसी में पकवान की तरह अब रख देता है। उधर उसके अपने चाचा होते हैं गाजेंद्र, और उसके अपने कुछ करीबी दोस्त होते हैं जो पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जैसे रात का 8 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी वक्त संध्या को पता चलता है, और संध्या खबर पाती है तो इधर खुद जय कुमार को अपने कमरे में आने का निमंत्रण दे देती है। और जय कुमार खबर पाता है तो अपने सारे काम धाम छोड़कर निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जैसे ही रात का 12 बजे के आसपास टाइम होता है, मौके पर शराब की नशे में जय कुमार जो होता है संध्या के कमरे में घुस जाता है। घुसने के बाद जो होता है रिश्ते को अंजाम देना अब शुरू कर देता है। उसी बीच अब गजेंद्र और साथ में धर्मेंद्र दोनों मिलकर जो होता है पार्टी ख़त्म कर कर अपने घर में घुसने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन इधर गजेंद्र अपने कमरे में चले जाते हैं, और धर्मेंद्र जो होता है अपने कमरे की तरफ जैसे बढ़ता तो उसी वक्त उसके कानों में खिलखिलाने की आवाज़ आती है। वह भी अपनी बहन के कमरे में से उसके मन में आशंकाएँ हो जाती है, तो जंगले के पास जाता, वहीं से जैसे अपनी नज़र मारता है तो देखता है जो चारपाई उसी पर उसकी अपनी जो बहन होती है अब संध्या, और साथ में उसका अपना नौकर एक ही अवस्था में पड़े होते हैं। इस अवस्था को देखकर उसका माथा का जो पारा होता है 7वें आसमान पे चल जाता है,
और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने चाचा और गजेंद्र को देता है। गजेंद्र खबर पाते वह भी पहुँचते हैं। दोनों एकाएक दरवाजे के अंदर जो होता है धक्का मार के घुस जाते हैं और जाने के बाद जो होती खुद संध्या वहाँ से 9-11 तो हो जाती है, अपने माँ के पास पहुँच जाती है, लेकिन वहीं पर अकेला पड़ जाता है इधर जय कुमार। फिर वहीं से बेरहमी तरीके से मिलकर डंडे के साथ इधर मौत की नींद जो होता है जय कुमार को सुला देते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होता है खुद धामेंद्र अपने पिता अब राजेंद्र को देता है और राजेंद्र भी जब पहुंचते हैं तीनों देखते नज़ारा वह भी सनस रह जाते हैं। और उसी वक्त तीनों मिलकर एक खतरनाक षड्यंत्र बनाते हैं कि आखिर जो होता है जय कुमार की बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तब इधर धामेंद्र एक बोरी लेता है, उसी बोरी में ले जाकर जय कुमार की बॉडी को तौ तरीके से डंप करता है। फिर अपनी कार में ले जाकर बोरी से डंप कर लेता है और कार में तीनों बैठ जाते हैं। और कार चलाते चलाते लगभग कुछ ही घंटे का सफ़र तय कर अब ले जाकर बमौरी कला जो यात्रा रोड पड़ता है उसी रोड के साइड में एक झाड़ी होता है बामना निगेला का, उसी झाड़ी में डंप कर देते हैं। डंप करने को अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब 2 दिन का वक्त बीतने का हो जाता है जय कुमार के जो अपने पिता होते किशोरी लाल अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए कई जगह निकल जाते हैं, लेकिन उनके बेटे के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता। तभी उनको ध्यान आता हमारा जो बेटा है वहाँ गाँव के ही जो जमींदार हैं वीरेंद्र सिंह ठाकुर के यहाँ हमारा बेटा हो सकता है जा सकता है। इसी मकसद से अब इधर वीरेंद्र के पास पहुँचते, लेकिन उनसे जब पूछताछ करते कहने लग जाते तुम्हारा बेटा हमारे यहाँ तो काम छोड़कर काफ़ी दिन पहले चला गया है, उसका हमारे घर आना जाना कोई मकसद नहीं है। लेकिन वह इधर खुद जो होते हैं अब किशोरी लाल के दिल को सतौना देने के लिए उनके साथ मिलते हैं और मिलने के बाद जो होता है उनके साथ मिल जाते हैं अब इधर उनकी बेटी की तलाशी करने के लिए। लेकिन जहाँ भी जाते हैं उसी समय उनको इधर उधर की बात बगलाते हैं, जिसकी वजह से कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में कभी उस बाज़ार में कई बार चक्कर मरवाते। लेकिन जैसे ही अब 16 जनवरी का दिन होता है, सुबह का टाइम होता है, उसी वक्त उनको खबर लगता है कि आखिर इस जगह हमें डेड बॉडी मिल सकती है। तो खबर पाते पहुंचते हैं और जैसे ही अब किशोरी लाल देखते हैं, देखने के बाद वह पूरी तरह से घटनास्थल पर नज़ारा सन्नासा रह जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल कर आती है, आने की पुलिस की जो टीम होती है राजेंद्र सिंह ठाकुर और साथ में गजेंद्र सिंह ठाकुर और उनका जो अपना बेटा होता है धामेंद्र सिंह ठाकुर, पुलिस की जो टीम होती है तीनों को अपने कस्टडी में लेने के बाद ले जाकर वहाँ के न्यायालय में पेश करती है। तो न्यायालय में जो होता है तीनों को ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनवाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं, हमारे जो ऐसे भाई हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें पहले व्यूअर भगवान सिंह जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दूसरे हिमांशु चौरसिया जो रायबरेली सिमपराहा के रहने वाले हैं और तीसरे अवतार सिंह जो फिरोजाबाद शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं और तीसरे राम अवतार सिंह गाजीपुर और ठीक है इधर विजेंद्र कुमार जो गौतम ठीक दिल्ली के रहने वाले हैं। ऐसे हमारी कई हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। अगली बार उन व्यूअर का नाम भी लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।